नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राठौड़ राजवंश हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने अजीत सिंह को पढ़ा। आज हम अजीत सिंह के उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे। ठीक है, अजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में जो शासक बनेगा वो बनेगा अभय सिंह। अजीत सिंह के दो पुत्र थे, अभय सिंह और एक भक्त सिंह। जैसा कि आपको विदित होगा, भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या की थी। ठीक है, इसलिए भक्त सिंह को मारवाड़ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। अभय सिंह ने भक्त सिंह को नागौर का परगना देकर और स्वयं शासक बन जाता है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं अजीत सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में भक्त सिंह को, सॉरी अभय सिंह को। ठीक है, अभय सिंह को हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, हेडिंग डालते हैं अभय सिंह। अभय सिंह, ठीक है, ये अभय सिंह हेडिंग डाल दी हमने। अभय सिंह शासक रहता है अभय सिंह हमारे करीब 49 तक, है ना, 1724 में उनकी मृत्यु होती है अजीत सिंह की। तो अभय सिंह का कार्यकाल हम मान सकते हैं 1724 से और 1749 तक अभय सिंह रहता है। और उसके बाद एक एक साल के और दो शासक बनेंगे और उसके बाद फिर जो है आगे विजय सिंह शासन करेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं 1724 से और 1749 ईस्वी तक। ठीक है, अभय सिंह दरअसल अजीत सिंह का बेटा था और अजीत सिंह के दो पुत्र थे, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक अभय सिंह और एक जो है भक्त सिंह थे। तो भक्त सिंह को नागौर का परगना ये सौंप देता है और शासक बन जाता है मारवाड़ का। माना ये भी जाता है कि अभय सिंह व जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का भी अजीत सिंह की हत्या में हाथ था, मगर शोध का विषय है, कोई पीएचडी करे तो शोध करना। ठीक है, अब हम अभय सिंह के समय की जो घटनाएं हैं, इतिहास की घटनाएं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी घटना जो आती है वो आती है खेजड़ली घटना जो घटी हुई थी। आपको पता होगा खेजड़ली की घटना, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आज भी लगता है भाद्रपद शुक्ल दसवीं को लगता है, शायद भाद्रपद शुक्ल दसवीं को। ठीक है, आप देख लेना एक बार, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। जितना मुझे याद आ रहा है भाद्रपद शुक्ल दसवीं को खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है अमृता देवी बिश्नोई के याद में। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि इस शासक अभय सिंह को और अपने राजमहल बनवाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी और इसने अपने हाकिम गिरधारी दास को आदेश दिया कि आप जाइए और वनों से लकड़ियां लेकर आइए ताकि हम हमारे जो महल हैं उनका निर्माण करवा सकें। गिरधारी दास जी जाते हैं, वनों की ओर जाते हैं और वहाँ पे खेजड़ी के वृक्षों को वो काटने लगते हैं। जब खिजड़ी के वृक्षों को काट रहे थे तो अमृता देवी बिश्नोई आती है और अपने बच्चों के साथ और उनसे रिक्वेस्ट करती है, अनुरोध करती है कि आप जो है इन खिजड़ी के वृक्षों को कृपया नहीं काटें। तो गिरधारी दास जी नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं, आप तो पेड़ों को काटिए। तो अमृता देवी बिश्नोई क्या करती है कि खिजड़ी के पेड़ों से और लिपट जाती है और उसके बच्चे भी लिपट जाते हैं। और होता यूं है कि गिरधारी दास आदेश दे देते हैं कि यदि ये महिला नहीं हट रही है तो आप पेड़ों के साथ इस महिला को भी काट दीजिए। और हुआ यूं कि गिरधारी दास ने आदेश देकर और उस महिला को, अमृता देवी को, कटवा दिया पेड़ों के साथ, उसके बच्चों को भी कटवा दिया। और ऐसे करते करते उस गांव के 373 लोग, जिसमें से 294 तो पुरुष और 69 महिलाएं काटी गई। टोटल 363 लोग पेड़ों के साथ काट दिए गए। और इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने पेड़ों के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इतने महान थे वो लोग, विश्नोई लोग। आज भी विश्नोई संप्रदाय जो है और प्रकृति के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ये जाम्बू जी के अनुयायी हैं। जाम्बू जी ने 29 नियम इनको जीवन यापन के लिए दिए थे, इसलिए ये विश्नोई कहलाए। 20 + 9 अर्थात 29 नियम, है ना, 29 नियम इनमें माने जाते हैं। तो ये था खेजड़ली घटना घटी, खेजड़ली कांड इसको कहा जाता है,
जो कि अभय सिंह के समय में घटित हुआ था। ठीक है, तो इस बात को हम लिखेंगे। बहुत बार सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और आर्ट एंड कल्चर में भी यह पूछा जाता है कि एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है ना। आप देख लेना, दशमी की जगह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया भी हो सकता है, लेकिन मैं जितना श्योर, हाँ मुझे जितना याद आ रहा है, भाद्रपद शुक्ल दशमी ही है, दशमी ही है। आप बिल्कुल आप निश्चिंत रह के दशमी ही लिखना, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है तो सही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो इसको हम लिखते हैं, और फिर आगे की घटना इनके शासनकाल की बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं अजीत सिंह की मृत्यु के बाद, अजीत सिंह की मृत्यु के बाद, अजीत सिंह की मृत्यु के बाद अभय सिंह अपने भाई भक्त सिंह को नागौर का परगना सौंपकर, नागौर का परगना सौंपकर, नागौर का परगना सौंपकर, नागौर का परगना सौंपकर और मारवाड़ का शासक बनता है। मारवाड़ का शासक बनता है, मारवाड़ का शासक बनता है। ठीक है, तो अजीत सिंह की मृत्यु के बाद अभय सिंह अपने भाई भक्त सिंह को नागौर का परगना सौंपकर मारवाड़ का शासक बनता है। ठीक है, कहा यह भी जाता है कि अभय सिंह का भी अजीत सिंह की हत्या में हाथ था। वो वाली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या पता एग्जाम में किस प्रकार का सवाल पूछा जाए। अजीत सिंह की हत्या में, अजीत सिंह की हत्या में अभय सिंह, भक्त सिंह ने तो की थी, मगर अभय सिंह वे जयपुर के, मैं JPR लिख रहा हूँ, जयपुर के जय सिंह है ना, यहाँ पे ये सवाई जय सिंह द्वितीय है, जयपुर के जय सिंह द्वितीय का भी हाथ माना जाता है, का भी हाथ माना जाता है। ठीक है, तो एक ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अभय सिंह का भी हाथ माना जाता है अजीत सिंह की हत्या में। ठीक है, अब हम एक हेडिंग डालते हैं, खेजड़ली घटना जो घटी इनके समय की, वो प्रमुख घटना थी। ठीक है, तो ये समय है 1730 का। ठीक है, 1730 में वो घटना घटित हुई थी। तो खेजड़ली घटना, हम एक हेडिंग डालते हैं खेजड़ली घटना, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं खेजड़ली घटना। ठीक है, कब की है? 1730 ईस्वी की है। ठीक है, 1730 ईस्वी की है खेजड़ली घटना। कहानी पूरी मैंने आपको बोल के सुना दी है, मैं सीधा लिखूंगा इसमें अब नॉन स्टॉप, मैं जो है इसमें ज़्यादा कुछ कहानी नहीं सुनाऊंगा। तो 1730 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में अभय सिंह ने राजमहल निर्माण हेतु, राजमहल के निर्माण हेतु लकड़ियों की आवश्यकता महसूस करते हुए, लकड़ियों की आवश्यकता महसूस करते हुए, आवश्यकता महसूस करते हुए अपने हाकिम, ये नाम ध्यान रखना, गिरधारी दास को
अपने हाकिम गिरधारी दास को जंगल से पेड़ काट कर लकड़ी लाने का आदेश दे दिया। लकड़ी लाने का आदेश दिया। ठीक है, तो ये था। अब इसने क्या किया, इसने जाके गिरधारी दास ने और खेजड़ी के पेड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अतः गिरधारी दास ने खेजड़ी के पेड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया। ने वन जाकर खेजड़ी के पेड़ों को काटना प्रारंभ किया। तभी अमृता देवी विश्नोई वहां आई वे पेड़ नहीं काटने का अनुरोध किया। पेड़ नहीं काटने का अनुरोध किया। तब मगर गिरधारी दास नहीं माने, है ना। मगर गिरधारी दास नहीं माने। तब अमृता विश्नोई खेजड़ी के पेड़ के लिपट गई। विश्नोई खेजड़ी के पेड़ के लिपट गई। सैनिकों ने खेजड़ी के पेड़ के साथ ही अमृता को भी काट दिया। ठीक है, अमृता को देखकर गांव के अन्य लोग भी आए और इस प्रकार से कुल यहाँ पे 363 लोगों की हत्या की गई, जिसमें 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार कुल, मैं यहाँ पे सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ, इस प्रकार कुल 363 लोगों मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 294 पुरुष, 294 पुरुष व 69 महिलाएं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेड़ों के प्रति कितना लगाव था कि अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, पर पेड़ों को अपने जीते जी नहीं कटने दिया। इतने जो है त्यागी ये पुरुष थे। ठीक है, तो 363 लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया गया। पेड़ों के साथ काट दिया गया। ठीक है, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये वास्तविक घटना है ना। फिल्मों में ज़रूर दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे काट दिए जाते हैं और वो कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी घटना
आप सोच के देखिए, किसी एक गांव से एक साथ 363 लोगों की मृत्यु होना कितनी बड़ी बात होती है। हमारे गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तहलका मच जाता है, हालत खराब हो जाती है लोगों की। यहाँ पे 363 लोग, सोचिए आप, और वो भी किस वजह से, कि पेड़ बचाने के खातिर, है ना। तो ये घटना थी। आज भी अमृता देवी बिश्नोई की याद में यहाँ पे खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, हम लिखेंगे कि आज भी इस स्थान पर ये खेजड़ली गांव है यहाँ पे ना, इस स्थान पर, मतलब खेजड़ली गांव है यहाँ पे। खेजड़ली गांव में कहाँ पड़ता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में ना, खेजड़ली गांव जोधपुर। ठीक है, खेजड़ली गांव में आज भी इस स्थान पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र माना जाता है इसको ना, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ठीक है, तो ये बड़ी गजब की घटना थी प्यारे साथियों, आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। अमृता देवी बिश्नोई वैसे तो आप सभी को याद ही होगी, जब आप यहाँ तक पहुँचे हो, 10वीं 12वीं की पढ़ाई करने वाला बंदा भी और अमृता देवी बिश्नोई को पढ़ लेता है तो आप आराम से इसको जानते होंगे पहले से ही। मगर इसमें खास बात ये 363 लोगों की है और 294 पुरुष, 69 महिलाएं। यहाँ से सवाल बन सकता है कि कितनी महिलाएं और इसमें शहीद हुई थी, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, अधिकतर लोग 363 पे चले जाएंगे, या कितने पुरुष शहीद हुए थे तो लोग 363 पे चले जाएंगे। 294 पे जाना है, पुरुष पूछे तो 294, महिलाएं पूछे तो 69, और कितने लोग या कितने व्यक्ति मारे गए थे, तो ऐसी स्थिति में शब्दावली पे जाना, ऐसी स्थिति में 363 आएगी संख्या। पुरुष या स्त्री पूछे तो ये संख्या आएगी 294 और 69। ठीक है, और मानव पूछे, व्यक्ति पूछे तो उस हिसाब से फिर जो है, लोग पूछे तो फिर 363 का आंकड़ा आएगा। ये ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल बन सकता है। ठीक है, आरएएस जैसी एग्जाम में बन सकता है, स्कूल व्याख्याता की एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, बढ़िया से ध्यान रखना। तो इसके अलावा अब आगे इनके समय का कुछ इतिहास हम जाने तो 1732 में इनको मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने और गुजरात का सूबेदार बनाया, है ना, गुजरात का सूबेदार बनाया, जहाँ पे इन्होंने सर बुलंद खां के विद्रोह का दमन किया और वहाँ से शंभुबाण तोप को लेकर जोधपुर आए। ठीक है, ये बात हम लिखेंगे। उसके बाद 1733 में इन्होंने जो है मुगलों की तरफ से इनको मराठों के विरुद्ध भेजा गया था दक्षिण भारत में। 1734 में इन्होंने जो हुरला सम्मेलन हुआ था, हुरला सम्मेलन आपको पता होगा, 17 जुलाई 1734 को कहाँ पड़ता है हुरला, ये आप बताओगे। ठीक है, तो उसमें भाग लिया था मारवाड़ की तरफ से। ये स्थान कहाँ, किस जिले में पड़ता है वर्तमान में, ये आपसे मेरा सवाल रहेगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी आप बताना, और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे ये भी आप, हाँ अध्यक्ष कौन थे, बुलाया किसने था, ये भी आप बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सभी बताना। जो जो लोग देखते हैं वो कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्यों, आप सभी को कमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये कहानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अलावा 1743 में जब जयपुर के सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई और उसके बाद ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, तब जयपुर के इस उत्तराधिकारी संघर्ष का फायदा उठाया अभय सिंह ने और अजमेर पर अधिकार कर लिया था, अजमेर परगना छीन लिया था ना। ये घटना इनके समय की है। फिर इनके समय का इतिहास पूरा होता है, कुछ इनके दरबारी विद्वान रहेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना, करणीदान वगैरह, और जो है करणीदान थे, और अजितोदय और अभ्युदय की रचना करने वाले थे, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1732 में, 1732 ईस्वी में
मुगल बादशाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें इन्हें मतलब अभय सिंह को इन्हें 1732 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, है ना, इन्हें गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, जहां इन्होंने सरबुलंद खां के विद्रोह का दमन किया। सरबुलंद खां के विद्रोह का दमन किया तथा यहाँ से एक तोप शंभू बाण, क्या नाम था, शंभू बाण लेकर जोधपुर आए। ये नाम ध्यान रखना, शंभू बाण तोप शंभू बाण लेकर जोधपुर आए। ठीक है, तो एक ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा की स्लाइड बदलता हूँ और हम आते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, आप इसको उतारें और मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आगे की कहानी ये है। 1733 में इनको मराठों के विरुद्ध नियुक्त किया जाएगा। 1734 में हुडला सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 1743 की एक घटना और है, वो ध्यान रखेंगे हम, और फिर जो है ये हमारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलो अभय सिंह के बाद में फिर हम जो है अगले शासकों को पढ़ेंगे और शायद अगली क्लास हमारी राठौड़ राजवंश की आखिरी क्लास होगी जिसमें हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो 1733 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला इसकी उपाधि थी, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला ने, इस प्रकार से लिखते हैं इसकी उपाधि को, मोहम्मद शाह रंगीला ने मराठों के विरुद्ध नियुक्त किया, मराठों के विरुद्ध नियुक्त किया। ठीक है, और 1734 ईस्वी में हुडला सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, और 1743 की बात और लिख देते हैं। 1743 ईस्वी में जब सवाई जय सिंह कहाँ का शासक था, जयपुर शासक, है ना। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, सवाई जय सिंह का नाम इतना लिया है मैंने कि आप भूल नहीं सकते। सवाई जय सिंह का कार्यकाल क्या था ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, और सवाई जय सिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन थे उनको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, 1743 ईस्वी में जब सवाई जय सिंह की मृत्यु तब माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के मध्य माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के मध्य
बहादुर सिंह व ईश्वरी सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ जिसका फायदा अभय सिंह ने उठाया। अभय सिंह ने उठाते हुए, जिसका फायदा अभय सिंह ने उठाया, वह अजमेर परगने पर अधिकार कर लिया। वह अजमेर परगने पर अधिकार किया। ठीक है, वह अजमेर परगने पर अधिकार किया। ठीक है, तो ये इनके समय की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं थी जिनकी मैंने यहाँ पे चर्चा की। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है, एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अब मैं इनके समय के कुछ दरबारी विद्वानों की बात कर लेता हूँ, जिसमें जो है जगजीवन भट्ट का नाम आता है। जगजीवन भट्ट, जो कि अजीत सिंह के दरबार में भी कुछ समय रहे थे, जिसने अजीत सिंह पर अजीतोदय रचना रची और अभय सिंह पर जो है अभयोदय रचना रची। ठीक है, इसके अलावा जो है इनके दरबार में हमको एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि का नाम मिलता है कर्णिदान का, जिसने सूरज प्रकाश लिखी थी, है ना, सूरज प्रकाश लिखी थी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इनके दरबारी कवि, है ना, इनके दरबारी। ठीक है, तो एक नंबर पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कर्णिदान। ठीक है, कर्णिदान ने क्या लिखा, सूरज प्रकाश की रचना की थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है सूरज प्रकाश। ठीक है, सूरज प्रकाश। 2 नंबर पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जगजीवन भट्ट। इसने 2 रचनाएं की, एक अजीतोदय। ठीक है, अजीत सिंह के ऊपर, है ना, अजीत सिंह के समय भी ये रहा था, ये भी ध्यान रखना, अजीत सिंह पर। और दूसरी जो इनकी रचना मिलती है वो मिलती है अभयोदय, अभय सिंह पर। अभयोदय ना, अभय सिंह पर। ठीक है, ये दोनों को बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा जो एक रचना आपने सुनी होगी, राजरूपक रचना, वो उसके लेखक थे वीरभाण, वो भी इनके दरबारी थे, है ना, वीरभाण, है ना। तो वीरभाण भी इनके दरबारी थे, वीरभाण, है ना, वीरभाण। और एक नाम और मिलता है सुरती मिश्र का, सुरती मिश्र, है ना, सुरती मिश्र। वीरभाण ने राजरूपक की रचना की थी, राजरूपक। और सुरती मिश्र में हमको एक नाम मिलता है अमरचंद्रिका का, वो इसने रचना की थी, अमरचंद्रिका की, अमरचंद्रिका। ठीक है, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद अमरचंद्रिका जो है वो बिहारी की जो सतसई थी, बिहारी सतसई, उसके ऊपर टीका है ये शायद, है ना। आप गूगल करके देखना कि बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी, तो आपको सुरती मिश्र का नाम मिल सकता है और उस टीका का नाम अमरचंद्रिका मिल सकता है। देखो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, जब हम साहित्य पढ़ते तो उसमें ये आता है, आपको गूगल करके देखना मिल जाएगा, वरना फिर आप साहित्य की क्लास जहाँ से लो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। वैसे मैंने आपको बता दी है, अक्सर ऐसे सवाल पूछा जाता है कि सूरज प्रकाश की रचना किस शासक के समय हुई, तो आपको अभय सिंह ध्यान रखना है। ठीक है, आप अजीतोदय अभ्युदय की रचना का पूछा जा सकता है, राजरूपक का पूछा जा सकता है, अमरचंद्रिका का भी पूछा जा सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अभय सिंह के बाद अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा अभय सिंह का पुत्र राम सिंह बनेगा। ठीक है, अभय सिंह का पुत्र राम सिंह शासक बनेगा, मगर राम सिंह बड़ा ही अयोग्य और विलासी शासक था, इसलिए सामंतों ने राम सिंह को हटाकर और नागौर से भक्त सिंह को बुलाया और उसी को शासक बना दिया। मगर
राम सिंह का भक्त सिंह का राम सिंह के साथ संघर्ष हुआ और जो है राम सिंह को वो पराजित करता है, कौन, भक्त सिंह, और जोधपुर का शासक बन जाता है। ठीक है। भक्त सिंह के समय की कोई खास घटना नहीं है। एक घटना है कि इसने मुसलमानों की जो अजान होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, एक ही घटना है। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है अगला जो शासक बनेगा वो भक्त सिंह का पुत्र विजय सिंह शासक बनेगा। ठीक है। तो ये बात मैं थोड़ी सी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो इतनी सी जगह है इसमें, चलो इसमें लिख देंगे, ये जगह काफ़ी है, इसमें मैं लिख देता हूँ। अगला शासक अभय सिंह के बाद जो शासक बनेगा वो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, राम सिंह। ठीक है। राम सिंह शासक बनेगा, राम सिंह शासक बनेगा। ये रहेगा 1749 से और 1751 तक रहेगा बस। ठीक है। चलो इसमें हम लिखेंगे कि सॉरी, इसमें हम लिखेंगे अभय सिंह के बाद, अभय सिंह के बाद राम सिंह शासक बनता है। इसका पुत्र था ना, राम सिंह शासक बनता है। ठीक है। राम सिंह शासक बनता है। हाँ, मगर यह विलासी व अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। अतः सामंतों ने नागौर से भक्त सिंह को बुलाया। ठीक है। अब भक्त सिंह यहाँ पे आता है तो राम सिंह इतनी आसानी से थोड़ी भगेगा, कोई भी व्यक्ति शासक बनाए तो वो आसानी से थोड़ी भगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे भक्त सिंह को राम सिंह के साथ झगड़ा करना पड़ता है। ये जालोर परगने को जीतता है, जालोर के साथ साथ जोधपुर को भी जीत लेता है और इस प्रकार राम सिंह को भगाकर और भक्त सिंह शासक बनता है। ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, भक्त सिंह राम सिंह से जालोर परगना छीनता है, साथ ही जोधपुर भी छीन लेता है, जोधपुर भी छीन लेता है। ठीक है। इस प्रकार से अब भक्त सिंह शासक बनेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी शेडिंग जो है भक्त सिंह की डाल देता हूँ, भक्त सिंह। ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ भक्त सिंह। ठीक है। भक्त सिंह का कार्यकाल भी बहुत अधिक नहीं रहेगा, 1751-52 ही इसका कार्यकाल रहेगा और इसके समय की ज़्यादा घटना नहीं है। इसके समय की एक ही घटना है कि इसने मुसलमानों की अजान पर प्रतिबंध लगा दिया था ना, मुसलमानों की अजान पर प्रतिबंध लगाया था, है ना। ये अजान क्या होती है, आप कोई जानता हो तो बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। और ये मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक माना जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फिर भी आप कहो तो मैं लिख देता हूँ। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, पहला पितृहंता कौन था आप बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक, ठीक है, माना जाता है। ठीक है। तो ये था भक्त सिंह और अब अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा इस भक्त सिंह का पुत्र विजय सिंह शासक बनेगा और विजय सिंह के बारे में हम जो है पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। उसका शासनकाल थोड़ा सा जो है लंबा रहेगा, 1752 से स्टार्ट होके और
1793 तक उसका शासनकाल रहेगा। ठीक है, तो आइए हम आगे की बात करते हैं विद्यार्थियों। इसको आप उतार लें बढ़िया तरीके से, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम अगली स्लाइड पे चल के और विजय सिंह हेडिंग डाल कर उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप जो है इसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, इससे ज़्यादा मत पढ़ना, इससे ज़्यादा राजवंशों में मत फंसना। और अब हम जो है राजवंश वाली क्लास को भी ख़त्म करके जल्दी से और आधुनिक राजस्थान की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अधिकांश सवाल आधुनिक राजस्थान से आते हैं, राजवंशों से सवाल कम आते हैं। ठीक है, तो हम जो है जल्दी से हम इसको पूरा करेंगे राजवंशों को। राजवंशों में ज़्यादा नहीं फंसेंगे, क्योंकि कितना ही पढ़ लो राजवंशों से सवाल बाहर जा सकता है ना। लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो इतने उलझ जाओगे राजवंशों में, लेना देना कुछ नहीं है। मुश्किल से 1, 2 या 3 सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते इसमें, है ना। तो ज़्यादा नहीं फंसना है इसमें। चलो अब हम अगला हेडिंग डालते हैं विजय सिंह की। विजय सिंह, ठीक है। शासनकाल रहेगा 1752 से और 1793 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, तो चलो इसके बारे में ज़्यादा कोई घटनाएं है नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है। जब ये शासक बना तो राम सिंह, चूंकि अभय सिंह का पुत्र राम सिंह अभी जीवित था, और राम सिंह को क्योंकि गद्दी से भगाया था भक्त सिंह ने, और भक्त सिंह का पुत्र विजय सिंह था, तो राम सिंह अभी भी और मारवाड़ का शासक बनने का स्वप्न देख रहा था। और उसी के चलते उसने क्या किया, अकेले की तो पार पड़ेगी नहीं विजय सिंह के आगे, क्योंकि विजय सिंह के पास पूरी मारवाड़ की सेना है। तो जो है मारवाड़ की पूरी सेना है, तो राम सिंह ने क्या किया, मराठों से सहायता मांगी, और मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया या अप्पाजी सिंधिया के पास वो गया सहायता के लिए। ठीक है, अप्पाजी सिंधिया उसकी सहायता के लिए आया और नागौर में विजय सिंह को घेर लिया। जब नागौर में विजय सिंह को घेरा तो विजय सिंह का पलड़ा भारी रहा, और विजय सिंह ने अप्पाजी सिंधिया या जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी, है ना। लेने के देने पड़ गए जयप्पा सिंधिया को। तो इस प्रकार से जयप्पा सिंधिया की जब हत्या की तो मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई पूरी। तब विजय सिंह ने क्या किया, मराठों से संधि कर ली और मुंडकरी कर के रूप में, अर्थात हत्या कर के रूप में, और मराठों को अजमेर का पूरा परगना सौंप दिया। ठीक है, इस प्रकार से अजमेर का परगना मराठों को मिल जाता है। मगर 1787 में आपको याद होगा मैंने एक युद्ध करवाया था, तुंगा का युद्ध, जिसमें जयपुर का शासक और जोधपुर का शासक विजय सिंह मिलकर और मराठों को पराजित करते हैं। और उस विजय में के बदले, उस विजय में उस युद्ध में जीत होने के कारण विजय सिंह जो है अजमेर का परगना छीन लेता है वापस मराठों से। इस युद्ध में, तुंगा के युद्ध में, जयपुर का शासक कौन था ये आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज सवाल मैंने बहुत सारे पूछे हैं, आज कमेंट खूब सारे आने चाहिए। हाँ ठीक है, सब प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग जवाब आप दीजिए, बढ़िया तरीके से दीजिए। ठीक है, तो हाँ आप बताना। ठीक है, और अब देखो अगला युद्ध होगा 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ, उसमें विजय सिंह ने अजमेर परगना मराठों से छीन लिया, क्योंकि तुंगा के युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। लेकिन अगला एक युद्ध होगा पाटन का युद्ध 1790 में। उस युद्ध में मराठे जीत जाते हैं और विजय सिंह से पुनः अजमेर छीन लेते हैं। इस प्रकार से विजय सिंह जो है अजमेर को वापस खो देता है। ठीक है, तो ये घटना थी विजय सिंह की। इसके साथ विजय सिंह जो है 1781 में, और मुगल बादशाह थे उस समय शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की आज्ञा से, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की आज्ञा से और जोधपुर में एक टकसाल खोलता है और वहाँ से सिक्के जारी करता है, और उन सिक्कों को विजय शाही नाम दिया जाता है, और उन सिक्कों पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का भी नाम रहता है। ठीक है, तो ये थी विजय सिंह के शासनकाल की सारी घटनाएं, जिनको मैं अब जो है एक एक करके लिख देता हूँ। और एक एक क्या, बहुत सारी घटनाएं हैं ही नहीं,
जो भी है मैंने आपको बोल के सुना दी। अब मैं इनको सबको यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, भगत सिंह के बाद, भगत सिंह के बाद विजय सिंह, भगत सिंह के बाद विजय सिंह मारवाड़ शासक बनता है, मारवाड़ शासक बनता है, मारवाड़ शासक बनता है, ठीक है। विजय सिंह के शासक बनने पर, विजय सिंह के शासक बनने पर, विजय सिंह के शासक बनने पर राम सिंह नाराज होता है, राम सिंह नाराज होता है, राम सिंह नाराज, मैं सीधा लिखता हूँ, नाराज होकर विजय सिंह के विरुद्ध, विजय सिंह के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगता है, मराठों से सहायता मांगता है, मराठों से सहायता मांगता है, ठीक है। अब ये मराठों से सहायता मांगता है और मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया या अप्पाजी सिंधिया वो आते हैं, नागौर में विजय सिंह को घेरते हैं, मगर जयप्पाजी सिंधिया स्वयं उस युद्ध में मारे जाते हैं विजय सिंह के द्वारा, ठीक है। तो हम लिखेंगे मराठा सरदार अप्पाजी या जयप्पा दोनों नाम मिलते हैं, जयप्पा सिंधिया, है ना, सिंधिया दोनों के लगाना है। अप्पाजी सिंधिया या जयप्पा सिंधिया राम सिंह की सहायता हेतु आता है, राम सिंह की सहायता हेतु आता है तथा विजय सिंह को नागौर में घेरता है, विजय सिंह को नागौर में घेरता है, विजय सिंह को नागौर में घेरता है, मगर विजय सिंह अप्पाजी सिंधिया को सल्टा देते हैं, अप्पाजी सिंधिया को मार देते हैं, ठीक है। अब मार दिया तो मराठे आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं थे, ठीक है। मैं अगली स्लाइड अगला एरो देके लिखता हूँ, मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, मारवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, मगर विजय सिंह ने संधि कर ली, मगर विजय सिंह ने संधि कर ली तथा मुंडकरी कर के रूप में तथा मुंडकरी कर क्या होता है, हत्या कर, है ना, के मुंडकरी कर के रूप में मराठों को अजमेर परगना सौंप देता है, अजमेर परगना सौंप देता है, अजमेर परगना सौंप देता है, मराठों को मुंडकरी कर के रूप में अजमेर परगना सौंप देता है, ठीक है। तो ये घटना घटित हुई
अब हम आगे की घटना लिखते हैं तुंगा युद्ध के बारे में। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना, जयपुर कछवाहा राजवंश पढ़ाया था, तब मैंने बताया था, ठीक है। 1787 में हुए तुंगा युद्ध में तुंगा युद्ध में मराठों की हार के बाद विजय सिंह मराठों से अजमेर छीन लेता है। ठीक है, विजय सिंह मराठों से अजमेर छीन लेता है, मगर इसी में लिखते हैं मगर 1790 में हुए पाटन युद्ध में मराठे जीत जाते हैं तथा अजमेर पुनः प्राप्त करते हैं। तथा अजमेर पुनः प्राप्त करते हैं। तो ये बात है इसके समय की ऐतिहासिक घटना। एक सिक्का वाली बात और लिख देते हैं, ठीक है। 1781 में 1781 ईस्वी में विजय सिंह ने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की अनुमति से जोधपुर में टकसाल स्थापित कर सिक्के जारी किए। जो विजयशाही सिक्के कहलाए। जो विजयशाही सिक्के कहलाए और इन पर शाह आलम का नाम होता था, है ना। इन पर शाह आलम का नाम होता था, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों विजय सिंह का राजनीतिक इतिहास। इनके बारे में एक बात और मिलती है। इनके एक पासवान थी गुलाब राय, जिसका इनके ऊपर और इनके शासन पे बड़ा ही हस्तक्षेप था, जिसके चलते और मारवाड़ के सामंतों ने गुलाब राय की हत्या कर दी थी। वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास ने अपनी रचना वीर विनोद में गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां व विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर की उपाधि दी है, ठीक है। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे कि विजय सिंह की पासवान का नाम गुलाब राय था, जिसका मारवाड़ की शासन व्यवस्था में वे विजय सिंह पर विशेष प्रभाव था।
विशेष प्रभाव था इस कारण विशेष प्रभाव था इस कारण मारवाड़ सामंतों ने मारवाड़ सामंतों ने इसे सल्टा दिया। इसे का मतलब गुलाब राय को ने गुलाब राय को मार दिया। ठीक है। वीर विनोद में ये रचना बहुत बार पूछी जाती थी पहले, आजकल तो इतनी पूछी गई है कि इसको बंद ही कर दिया है पूछना। वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा, इनकी उपाधि थी कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना व गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा है। मारवाड़ की नूरजहां कहा। ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे विजय सिंह के बारे में संपूर्ण इतिहास, जो आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा आप जो है मत पढ़ना। ठीक है। इतना याद कर लेना। इतना याद करने के बाद बहुत अधिक समय मिले और आपके पास अन्य सारा कंटेंट पढ़ने के बाद भी समय हो तो ही यहाँ पे माथापच्ची करना, अन्यथा किसी भी कंडीशन में इससे ज़्यादा माथापच्ची मत करना। आप यदि माथापच्ची करो तो आप आधुनिक राजस्थान पे कर लेना, उसको खूब पढ़ना, मेरी पढ़ाई से अलावा भी पढ़ना। जैसे मैंने जो राजस्थान इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ाए हैं वो केवल अभिलेख ही करवाए हैं, उसमें सिक्के आपको बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं, अभिलेख भी और भी पढ़ने हैं, साहित्य खूब पढ़ना है। साहित्य से एक सवाल मुझे लगता है पक्का आएगा। ठीक है। तो किस विद्वान के किस शासक के समय कौन सा विद्वान था या किस शासक के समय कौन सा ग्रंथ लिखा गया, इस प्रकार का सवाल एक बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल आप जरूर तैयार करना। आप ऐसे करना, जो शासक पढ़ो उसी समय एक अलग से रजिस्टर बनाना जिसमें जिस शासक के समय कोई विद्वान का नाम आया है तो उसको लिखो और उसकी रचना को लिख दो। इस प्रकार से एक टेबल बना देना। तो उस टेबल को जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपका मुझे लगता है एक सवाल तैयार हो जाएगा और बाकी का जो एक सवाल आएगा वो आधुनिक राजस्थान से आएगा, एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन से आ जाएगा। 4 टॉपिक हैं बड़े, उनमें से एक सवाल पक्का मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो यहाँ से आगे का इतिहास हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।